हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए या फिर ईवीएस के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। ऑप्शन क्या है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विकास के क्षेत्र की, ठीक है, तो विकास आपकी कैसी प्रक्रिया है, बहुआयामी, ठीक है, यानी कि कई बच्चों में कई आयामों में बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक आयामी है या फिर बहुआयामी, तो बहुआयामी है, ठीक है, कई बच्चों में विकास होता है। अब विकास की अगर हम बच्चे की बात करें तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास भी होता है, ठीक है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, इसके अलावा हमारा सामाजिक विकास होता है, ठीक है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावात्मक या फिर संवेगात्मक विकास होता है। तो ये क्या होते हैं, आपके विकास के क्षेत्र होते हैं, है ना, या फिर आप इनको आयाम कहते हैं ना। ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इनका एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जब कभी भी आप जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो जो उस समय आपका दिमाग होता है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है, आप समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस यानी जो संवेग होते हैं वो भी उस समय सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। तो ये बात तो गलत दे रखी है, ठीक है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। अब देखिए, जो बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं, क्या सभी एक ही बात कहते हैं, क्या सभी जो है एक ही विषय के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सभी ने अपने अलग अलग सिद्धांत यहाँ पर बताए हुए हैं, है ना। तो एक मत नहीं है, ठीक है, एक भी गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसी तरीके का उसका विकास भी होता है, ठीक है। तो ये बात सही है कि उनके जो है सामाजिक संदर्भ से उनका विकास प्रभावित होता है बच्चों का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्या है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया। देखिए, सभी बच्चों के लिए विकास निरंतर तो है, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है ये आपकी माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है, ठीक है, बट निर्बाध नहीं। जैसे कि मान लीजिए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 3 से 4 साल की उम्र में ही आपको रोड पे कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो कि 3 से 4 साल की उम्र में महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर कहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर अच्छे अच्छे टॉय वगैरह से खेलते हैं ना। तो सभी के लिए विकास जो है निर्बाध नहीं है, ठीक है, सभी का विकास एक जैसा नहीं होता है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है। मैंने अभी आपको विकास के पक्ष बताए, आयाम बताया, उसमें मैंने बताया पहला क्या, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। इसी के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये क्या होता है, जिसमें कि हम किसी भी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपकी स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है, नाम ही है फाइन। तो जिसमें हम अपनी छोटी छोटी फिंगर्स का यूज करते हैं, है ना, यानी कि जिसमें हम छोटी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, दोस्तों के साथ दौड़ना। देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी बड़ी मसल्स यूज होती है ना। तो ये किसका एग्जांपल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप मोती पिरोते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी फिंगर्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, है ना, खरगोश की तरफ फुदकना, जब आप कूद रहे हैं, है ना, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने, तो इसमें भी किसका यूज करें, अपने पूरे के पूरे पैरों यानी कि बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का। तो ये तीनों ऑप्शन आपके जो है नहीं होंगे, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के यानी कि बड़ी मसल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः, ठीक है,
आनुवांशिक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन सी प्रवृत्ति, गुण, पूर्णता। ठीक है, पूर्णता शब्द लिख दिया है। तो अगर मैं बात करूँ आंखों के रंग की, ठीक है, तो आंखों का रंग क्या होता है, पूरे तरीके से, ठीक है, यानी कि पूर्णता क्या होता है, हेरिडिटी के द्वारा ही निर्धारित होता है। इसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ बच्चों की आंखों का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो वो उनको जन्म से ही मिला हुआ है, उनकी हेरिडिटी से मिला हुआ है उनको। ठीक है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि अभी जो है बहुत सारे लोग लेंसेज वगैरह का यूज करते हैं, तो वो आप कृत्रिम तरीके से करते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, आंखों का रंग। तो ये तो क्या है, पूर्णता आनुवंशिक से संबंधित है। तो ए तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड में और फोर्थ में, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया बाहर। ठीक है, बुद्धि, अगर मैं बुद्धि की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए जो इंटेलिजेंस होती है ना, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, बट हेरिडिटी का रोल ज़्यादा होता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इसमें रोल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है, पूर्णता यानी कि पूरी तरीके से, तो इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। नैतिक विकास है ना, नैतिकता जन्म से थोड़ी होती है, जन्म के बाद बच्चा जो है नैतिक विकास यानी कि नैतिकता को जानता है ना। तो ये तो आपका इसमें किसका रोल होता है, आपके इन्वायरमेंट का रोल होता है। ठीक है, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है नैतिकता में। सामाजिक कौशल, तो इसमें भी किसका रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है ना। बच्चा जन्म के बाद सामाजिक होता है, जन्म से पहले थोड़ी ना वो समाज में रहने के तौर तरीके जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है, यानी कि केवल ए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर ये पूर्णता वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ पूछा होता कि कौन सा प्रवृत्ति, कौन सा गुण आनुवांशिक है, तो ये आपका आंखों का रंग और बुद्धि दोनों यहाँ पर आपके सही ऑप्शन हो जाते हैं। बट पूरी तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंखों का रंग। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूँ, सामाजिकरण की बात करूँ, तो इसके जो है दो कारक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक, ठीक है, और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या होता है, हमेशा ही परिवार यानी कि फैमिली आता है। ठीक है, और द्वितीयक कारक के अंतर्गत जो स्कूल आपका आ जाएगा, ठीक है, या फिर समाज आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगी, मीडिया आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि परिवार के बाद आती हैं, वो आपके सारे के सारे द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्राथमिक कारक परिवार को क्यों कहा गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा चीज़ों को कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है ना। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, ठीक है, मुख्य एजेंसी होता है। और जो विद्यालय हो गया, ठीक है, संस्कृति हो गई, धर्म हो गया, मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से इंटरेक्ट करता है, सीखता है ना। तो ये सारे जो है गौड़ वाहक होते हैं सामाजिकरण के, यानी कि द्वितीयक कारक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा था विद्यालय के बारे में, विद्यालय सामाजिकरण का क्या है, द्वितीयक कारक। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक में आपका क्या होगा, परिवार। ठीक है, संरचनात्मक या फिर विश्लेषणात्मक ये आपके सामाजिकरण से संबंधित नहीं है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों को। यहाँ पर क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। देखिए जो लॉरेंस कॉलवर्ग है, जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये क्या कहते हैं, जो नैतिकता होती है, ठीक है, इन्होंने इसको जो है 3 लेवल में डिवाइड किया। ठीक है, 3 चरण इन्होंने बताए, 3 स्तर इन्होंने बताए, है ना, और 6 चरण बताए, 6 जो है क्या बताएं, चरण बताएं, यानी कि स्टेज बताएं, है ना। तो अगर आपसे लेवल पूछे कि लॉरेंस कॉलवर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताएं, तो 3 लेवल बताएं। कौन कौन से, एक तो इन्होंने बताया प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा क्या बताया कन्वेंशनल लेवल, और लास्ट वाला क्या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर, उसके बाद में पारंपरिक स्तर, और उसके बाद में उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये 3 लेवल जो है लॉरेंस कॉलवर्ग के द्वारा बताया गया, और हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेज बताई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है 6 चरण बताए। अब देखिए जो कन्वेंशनल लेवल है ना, जो सेकंड वाला लेवल है, इसके जो पहली स्टेज है, मतलब कि वैसे तो आपका जो पहला वाला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें आपके 2 स्टेज है, पहली और सेकंड वाली। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेज होगी वो थर्ड वाली स्टेज होगी। ठीक है, बट कन्वेंशनल लेवल में आपके जो थर्ड वाली स्टेज है, ठीक है, थर्ड ही मान लीजिए इसको, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो थर्ड वाली स्टेज में बच्चा कौन सी अवस्था में होता है, वही अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा
होता है वो इसलिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे व्यक्ति उसको अच्छा समझे। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया, ठीक है, तुम मेरे राजा बेटो या फिर तुम मेरी रानी बेटे हो, तो बच्चा उस कार्य को कर देता है, ठीक है। यानी कि बच्चा नैतिकता को इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि उस दूसरे जो है उसको अच्छा समझे, ठीक है, यानी कि दूसरे उसको प्रोत्साहित करें, ठीक है, शाबाशी दें, इसलिए बच्चा जो है नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पर हमसे स्टेज के बारे में पूछ नहीं रखा है, लेवल ही पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व पारंपरिक स्तर, ये तो पहला वाला स्तर होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। पारंपरिक स्तर यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक स्तर, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं यहाँ पर, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके जीन प्याजे की थ्योरी से, ठीक है। अब देखिए जो जीन प्याजे है वो दो वर्ड की बात करते हैं, एक क्या होता है आपका समायोजन और दूसरा क्या है समावेशन, ठीक है। चलिए दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो समावेशन क्या होता है आपका असिमिलेशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप याद रखिएगा, एक है आपका असिमिलेशन और दूसरा आपका अकोमोडेशन, ठीक है। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे पहले आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्या समझिए स्कीमा को, ठीक है। स्कीमा वर्ड की भी बात कौन करते हैं, आपके जीन प्याजे। स्कीमा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई भी चीज़ देखी, ठीक है, कोई नई चीज़ देख ली, तो उसका आपके माइंड में क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, एक संरचना बन गई, है ना। या फिर किसी व्यक्ति को आपने देखा, कोई नई चीज़ आपने देखी, है ना, तो आपके जो है दिमाग में क्या बन गया, उसका एक संरचना बन गया, उसका एक स्ट्रक्चर बन गया। जब आप वापस उसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, या फिर उसी व्यक्ति को देखते हैं, तो आप जो है उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं या फिर उस वस्तु को पहचान पाते हैं। क्यों पहचान पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस वस्तु का या फिर उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं, जो भी हम देखते हैं उसका हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को, ठीक है, वो नाम क्या देते हैं, स्कीमा का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है, आप समझ गए, जो हमारे दिमाग में संरचनाओं का एक समूह होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब समझिए आप समावेशन और समायोजन को, ठीक है। समावेशन का मतलब क्या होगा, जब आपने कोई भी चीज़ देखी तो उसको अपने माइंड में ऐड कर लिया, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई भी नई वस्तु देख ली, तो उसका क्या हो गया, आपके माइंड में एक संरचना बन गया, ठीक है। तो जो आपने ये ऐड किया, ठीक है, पहले से देखिए बहुत सारी संरचना आपके माइंड में बनी होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, कई सारी वस्तुओं को आप देख रहे होंगे, है ना। तो जो एक नई संरचना आपके माइंड में ऐड हुई, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समावेशन, ठीक है। यानी कि आपने जो है क्या किया, असिमिलेट कर लिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये आपका हो गया मस्तिष्क, ठीक है, और इसमें कई सारे स्ट्रक्चर जो है पहले से बने हुए हैं, ठीक है। आप जो है तमाम तरीके की चीज़ें देखे हुए हैं और एक नई चीज़ आपने देख ली यहाँ पर, तो इसको भी क्या किया आपने, अपने जो संरचना बनी हुई उसमें ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, असिमिलेशन, ठीक है। अब देखिए बात आती है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए अब जो ये वस्तु आपने देखी थी या फिर आपने कोई मकान वगैरह भी देखा था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ठीक है। अब जो मकान था पहले एक तल्ला था, अब दो तल्ला बन गया, या फिर जो भी आपने वस्तु देखी थी पहले कुछ अलग दिखती थी, अब उसमें जो है थोड़ा बहुत और भी चेंज कर दिया गया, अब जो है अलग स्ट्रक्चर उसका हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने स्कीमा में बदलाव करेंगे, संशोधन करेंगे कि अच्छा मतलब पहले इस तरीके से ये दिखाई देता था, अब ऐसा हो गया। तो आपने क्या किया, इसी वाले स्कीमा में चेंज किया, बदलाव किया कि अच्छा अब इसमें और भी, पहले जो ये घर था एक तल्ला था, अभी इसमें ये जो है दो तल्ला बन गया, ठीक है। तो इसी वाले स्कीमा में क्या किया आपने, बदलाव किया, चेंज किया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, समायोजन, यानी कि आपने अपने स्कीमा को क्या किया, समायोजित किया, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको आई होप कि समझ में आएंगे, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन में देखा है कि सीता जो है साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी कि सीता को पहले साइकिल चलाना तो आता था, ठीक है, वो क्या करती है, स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करती है, क्योंकि जो साइकिल चलाने की प्रक्रिया और जो स्कूटर चलाने की प्रक्रिया आपकी थोड़ी बहुत चेंज है ना। इसलिए वो क्या करती है, स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करती है, यानी कि मॉडिफिकेशन करती है। साइकिल चलाना तो उसकी स्कीमा में पहले से फिट था, है ना, यानी कि उसने समावेशित किया था, बट अब उसको स्कूटर चलाना पड़ गया, तो इसी वाले स्कीमा में क्या करेगी, वो बदलाव करेगी, हल्का सा चेंज करेगी और जो स्कूटर चलाना उसको आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, समायोजन कर रही है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी बदलाव की बात हो, ठीक है, या फिर कुछ चेंज करने की बात हो, कुछ नया ऐड करने की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, ठीक है, अकोमोडेशन हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया, ठीक है। बाकी ये संतुलन और असंतुलन ये भी आपके
जीन पैजे के द्वारा ही दिया गया वर्ड है। इनको हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताऊंगी तो आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब थ्योरी वाली क्लासेस करेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में इन शब्दों को समझेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए आप यहाँ पर, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर धीरे धीरे करके क्लियर होते चले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और अपने भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या रखा है, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीय पेशी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ जीन प्याजे की, ठीक है, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बता रखी हैं, 4 स्टेज की वो बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहली स्टेज क्या है उनकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। तो एज भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दूसरी स्टेज क्या है इनकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसी को क्या कहते हैं, ये इंद्रियगामक अवस्था या फिर जो है संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल होता है, ठीक है। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पर थर्ड वाली स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है। और लास्ट वाली स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये जो है जीन पैजे के द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएं, इसको आप SPCF के थ्रू यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। SPCF, ठीक है, कि कभी कभी आपको इनको एक सीक्वेंस में लगाने को भी कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि डैश अवस्था में बच्चे, ठीक है, लाक्षणिक कार्य। देखिए जब भी लाक्षणिक कार्य यानी कि बच्चा जब सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखे, इसके साथ साथ बच्चे का भाषाई कौशल तेजी से विकसित हो, तो कौन सी अवस्था में होगा, जीन प्याजे की सेकंड वाले स्टेज में, ठीक है। ये ऑप्शन थर्ड है आपका, है ना। तो सेकंड वाले स्टेज में बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 7 साल का होता है। जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं ना, अगर आप जिनको देखेंगे तो सिंबल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने 2 से लेकर के 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया भी होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है। या फिर जो है जो भाषाई कौशल होता है यहाँ पर बच्चे का बहुत ही तेज़ी से विकसित होता है। जो आप बच्चे के सामने बोलेंगे बच्चा तुरंत ही उस लैंग्वेज को पिकअप कर लेता है, ठीक है, यानी कि तुरंत ही उस लैंग्वेज को बोलने लगता है ना। तो यहाँ पर सबसे सेंसिटिव पीरियड अगर आपसे पूछे कि भाषा विकास के लिए क्या होता है, तो 2 से 7 साल, ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। वैसे आपका हो जाएगा जो है पूर्व बाल्यावस्था, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अन्योन शिक्षण, पाठ, खोजी अधिगम, क्रमबद्ध अनुदेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं, उसके बाद में एक एक लेखांश पे एक एक करके क्या करते हैं, संवाद करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योन शिक्षण। अन्योन शिक्षण का मतलब ये क्या होता है, जब 2 से या फिर 2 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है आपस में संवाद करें, ठीक है, और यहाँ पर क्या करें, सहयोगी गुट बनाए। इसकी बात आपके कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पार्ट, ये क्या होता है, आपका टेम्परेरी हेल्प होता है, इसको हम लोग इसके फोल्डिंग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है उनको पढ़ेंगे जो पूरे डिटेल में, तो आपको ऐसा चीज़ धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए आप, क्या होता है जब बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको हल्का सा संकेत या फिर इशारा देना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके नहीं बताना है, ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना, और इसी का नाम इन्होंने क्या दिया, पार्ट, ठीक है। हिंदी में ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। इंग्लिश में आप याद कर लीजिएगा, खोजी अधिगम ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्रमबद्ध अनुदेशन, ये अनुदेशन वगैरह की बात आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है, अनुदेशात्मक पाठ, पुनर्वर्णन, साम्य धारण संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। देखिए अभिक्रमित शिक्षण, ठीक है, या फिर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसकी बात तो आपके लेव वाइगोस्की करेंगे नहीं, और इसकी बात करेंगे आपके स्किनर, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। बाकी साम्य धारण ये आपका किसका दिया हुआ वर्ड है, जीन प्याजे का, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या, एक ही ऑप्शन अनुदेशात्मक पार्ट, ठीक है, यानी कि वही इसके फोल्डिंग की बात करते हैं, टेम्परेरी हेल्प की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे को कोई भी चीज़ पूरी सॉल्व करके नहीं बताना है, बच्चे को संकेत या फिर इशारा देना, ताकि बच्चा खुद से कुछ चीज़ों को करना सीखे, है ना। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए कभी भी बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कम क्षमता वाला हो, अधिक क्षमता वाला हो, डिसेबल बच्चा हो, ठीक है। तो उपेक्षा वर्ड क्या होता है आपके एग्जाम के लिए, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये कट जाएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए जो कक्षा का माहौल होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होना है, हर एक बच्चा स्वतंत्र हो, ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए, अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए, ठीक है। तो ये गलत है।
विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर अलग अलग मेथड से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो समस्या समाधान हेतु क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तभी तो बच्चा अनेक डायरेक्शन में सोच पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन कर रखते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। जो क्लासरूम वो कैसी होनी चाहिए, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं आपकी एनईपी और एनसीएफ, और बच्चे को केंद्र में रख कर के सभी एक्टिविटी गतिविधियां कराई जाए और एज पर नीड एजुकेशन दी जाए। जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो उसको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ पाठ्य पुस्तक से बल्कि अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज किया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत दे रखा है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हार्वर्ड गार्डनर से आपके एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम हो उसमें जो क्वेश्चन बने ही बने हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर दे देती हूँ।